दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AECC जो हमारी कम्युनिकेशन बुक है उसके यूनिट 3 करने वाले हैं जिसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमने हमारे यूनिट 3 को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो हमारे इंग्लिश AECC कम्युनिकेशन जो हमारी बुक है उसकी 2 यूनिट ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट 3 है इसका फर्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, फीचर्स यानी कि विशेषताएं किसकी, ओरल कम्युनिकेशन की। तो फ्रेंड्स ये ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना एंड ओरल का मतलब मुंह से, यानी कि जब हम किसी से मुंह के जरिए बोलकर शब्दों के द्वारा बातचीत करते हैं तो उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी विशेषताओं को देखने वाले हैं, फीचर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन इज मोस्टली स्पॉन्टेनियस, कि ये जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ये ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो जल्दी से हो जाए, तेज़ी से, यानी कि स्वतः स्फूर्त, यानी कि जो खुद में ही तेज़ी से हो जाए। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स ये जो ज़्यादातर तेज़ी से हो जाती है। तो कैसे, जब हम बात करते हैं तो हम तेज़ यानी किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ सेइंग दैट वन शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो ये कहा जाता है कि किसी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, यानी पहले सोचो फिर बोलो। ठीक है, बट इफ़ वन थिंक्स टू मच देन ही या शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सोच ले, थिंक्स टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो अगर कोई सोचने में बहुत ज़्यादा समय ले ले तो तब वो जो इंसान है, ठीक है, वो बोलने के लायक नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि फिर उसे पता ही नहीं चलता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ अगर वो ज़्यादा समय ले ले। ठीक है, Therefore there is a need to balance between spontaneity and planning. Therefore का मतलब इसीलिए ज़रूरत है हमें बैलेंस बनाने की। ठीक है, बिटवीन स्पॉन्टेनिटी एंड प्लानिंग, स्पॉन्टेनिटी और प्लानिंग के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तभी जो है हम मतलब कि पहले हमें सोचना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। अगर इनके बीच में जो है बैलेंस रहेगा तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावी होगी, दूसरे हमसे प्रभावित होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने सोचने में इतना समय ले लिया कि मतलब दूसरा वाला बंदा खड़ा रह गया, मुँह ही देखे जा रहा है कि भी क्या बोलेगा कुछ बोलेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बात करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो बेकार हो जाएगी। ठीक है, सो मोस्ट गुड स्पीकर्स प्लान देयर स्पीचेस। जो ज़्यादातर जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, ठीक है ना, स्पीकर्स यानी कि बोलने वाले जो अपनी बात को सामने रखते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो प्लान करते हैं अपनी स्पीचेस को, यानी कि उन्हें जो भी स्पीच देनी होती है वो पहले उसको प्लान कर लेते हैं कि उनको क्या बोलना है। ठीक है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो एक गुड स्पीकर हैं। ठीक है, और वो जो भी स्पीच देते हैं वो पहले प्लान कर लेते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, तभी तो जो उनकी स्पीच होती है इतनी इफेक्टिव होती है कि वो हम जैसे लोगों को, जो हमारी उनकी जनता है, वो हमें अपनी स्पीच की तरफ अफेक्टिव कर पाते हैं। ठीक है, अफेक्ट कर पाते हैं। एंड येट दे अपीयर टू बी स्पॉन्टेनियस इन देयर स्पीच। तो क्या होता है, जो ज़्यादातर स्पीकर्स होते हैं वो प्लान कर लेते हैं अपनी स्पीचेस को पहले ही, और जिससे कि क्या होता है वो अपनी स्पीच में स्पॉन्टेनियस दिखते हैं, यानी कि बीच में रुकते नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं बोलने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा द फीडबैक इज़ इंस्टेंट इन कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जो फीडबैक है वो हमें ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत मिल जाता है इन कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन की तुलना में जो हमारा फीडबैक होता है, यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं हूँ और मेरी कोई फ्रेंड बात कर रहे, ठीक है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम मुँह से बोल के बात कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ भी बोला, उसको, मेरी फ्रेंड को कोई बात मेरी पसंद आई या नहीं आई, तो मुझे तुरंत प्रक्रिया दे सकती है। ठीक है, क्योंकि हम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं मैं उसको कोई लेटर लिख रही हूँ, ठीक है, और उस लेटर को जाने में 2 दिन लग गए और फिर वो मुझे 2 दिन बाद फिर रिप्लाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है वो तुरंत नहीं मिल पाता है।
ठीक है, तो हमारी एक ये विशेषता हो गई कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो तुरंत मिल जाता है। ठीक है, चलिए वो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर इन ओरल कम्युनिकेशन, COMM डॉट, फ्रेंड्स ये मैंने कम्युनिकेशन को शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ अ प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर हो किसी के ऊपर भी जल्दी जल्दी सोचने के लिए ओरल कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर उसे किसी को ओरल कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर, उसको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि उससे जल्दी जल्दी बोलना है, बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर देयर आर लोड्स ऑफ हेजिटेशंस, तो फिर क्या होगा इससे कि अगर उसे सोचने को जो उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब वो सोचेगा बोलेगा तो उसमें बहुत सारी हेजिटेशंस आ जाएंगी एंड रिपीटेशंस हो जाएगी, यानी कि उसमें बहुत, जब वो बोलेगा तो उसमें बहुत हिचक दिखेगी एंड वो एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराएगा। ठीक है, देयर आर लोड्स ऑफ तो क्या होगा जब भी वो कुछ बोलने जाएगा उसमें ऐसे साउंड्स जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में आएंगी। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं ही कई बार आपको समझाने जाती हूँ। ठीक है, मैं पहले प्रिपरेशन करके रखती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जब भी मैं आपके आगे कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि मैं आप लोगों को बिना हिचक के बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है मैं खुद इतनी हिचक जाती हूँ, मतलब एक सेंटेंस को 2 बार बोल देती हूँ। ठीक है, और कई बार क्या होता है बीच में और ऐसी साउंड्स भी आती हैं। तो ठीक है, तो ये साउंड्स क्यों आती है? जब भी हम, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमने बीच में ऐसी साउंड्स निकाली, तो इसका मतलब कि हाँ हम सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं। ठीक है, और उस टाइम के अंदर क्या होता है कि हम जो भी बोलने वाले होते हैं, हमारे जो भी विचार होते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हम सामने अपने विचारों को कैसे सामने दूसरों के सामने कैसे शो करेंगे। ठीक है, सो इट गिव अस टाइम टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स, तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे साउंड्स निकालते हैं, ये हमें टाइम देता है हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा नो टू पर्सन स्पीक अ लैंग्वेज इन सेम वे, यानी कि जो 2 लोग होते हैं वो किसी भी एक भाषा को सेम तरीके से नहीं बोल सकते। मोर एवर सेम पर्सन डज नॉट ऑलवेज स्पीक इन सेम वेज, हालांकि जो एक इकलौता पर्सन होता है, यानी कि जो सेम पर्सन होता है, वो भी सेम तरीके से नहीं बोल सकता हमेशा। ठीक है, विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस द स्पीच ऑफ अ पर्सन वेरीज टू द सिचुएशन एंड मॉडिफाइज हिज या हर स्पीच, यानी कि अलग अलग जो लोग होते हैं और अलग अलग हालातों के साथ जो स्पीच होती है किसी भी पर्सन की, वो वेरी करती है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि स्थिति कैसी है। ठीक है, और फिर वो जो अपनी स्पीच को मॉडिफाई कर लेते हैं उन्हीं स्थिति और हालातों के हिसाब से, यानी कि जैसे मैं किससे बात कर रही हूँ और किस स्थिति में, किन हालातों में बात कर रही हूँ, तो मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो मेरी स्पीच है मैं उसको मॉडिफाई कर लूँगी। ठीक है, उसको बदल लूँगी, यानी कि मैं उसको अपनी स्थिति के हिसाब से ढाल लूँगी अपनी उस स्पीच को। ठीक है, तो ये हमारे एक और विशेषता ओरल कम्युनिकेशन की कि इसके अंदर हम परिस्थिति के हिसाब से अपनी बातों को ढाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इट सर्व्स द फैटिग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ चिट चैट्स एंड कैजुअल कन्वर्सेशन, यानी कि ये जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, मतलब महत्वपूर्ण काम करती है हमारी ओरल कम्युनिकेशन चिट चैट्स में भी और कैजुअल कन्वर्सेशन में भी। यानी कि चिट चैट्स यानी कि जब हम गॉसिप्स टाइप्स करते हैं, यानी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, तो उसे हम चिट चैट्स कह देते हैं। ठीक है, एंड कैजुअल कन्वर्सेशन यानी कि अनौपचारिक बातचीत, यानी कि जब हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, बॉस वगैरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम किसी से अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी से अनौपचारिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है ये एक महत्वपूर्ण कार्य करती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन दैट लिसनर कैन इंटरप्ट इफ रिक्वायर्ड एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स वेन एवर दे वॉन्ट्स टू, यानी कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, फ़ायदा है, किसका गुण है, यानी कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन का, कि जो लिसनर होता है वो बीच में रोक सकता है स्पीकर को। ठीक है, अगर उसे ज़रूरत है तो, और जो उसके डाउट्स होते हैं वो उन्हें क्लियर कर सकता है वो जब भी चाहे। ठीक है, यानी कि क्या होता है जैसे कि हम किसी से आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सुनने वाला होता है वो बीच में रोक सकता है बोलने वाले को कि तुम रुक जाओ, मेरे को ये बात समझ नहीं आई, पहले मेरे को यही क्लियर करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जब बात करते हैं, जब एक क्लास चल रही होती है तो क्या आता है, अगर टीचर को टॉपिक समझा रहा है और बच्चे को वो टॉपिक समझ नहीं आया तो स्टूडेंट खड़ा होकर पूछ लेता है कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया है। ठीक है, तो ये किसका फ़ायदा है कि ओरल कम्युनिकेशन में लिसनर जो है वो रोक सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा
ओरल कम्युनिकेशन मीन्स put information, idea, emotion of speaker to listener in an effective way, not to follow the grammatical rules। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है रखना अपनी जानकारी को, अपने आइडिया को, इमोशंस को स्पीकर के, लिसनर के आगे। यानी कि जो स्पीकर होता है, जो बात को कहने वाला होता है, वो अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, अपने इमोशंस को सुनने वाले के आगे रखता है एक इफ़ेक्टिव तरीके के साथ। ठीक है, उसे ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि ग्रामेटिकल रूल्स जो है यानी कि उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि उसके अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है भी तो भी उसे अपनी बात को इस इफ़ेक्टिव तरीके से कहना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अनदेखा करके उसकी बात को सुने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइमली पॉजेस मेक स्पीच ड्रामेटिक एंड पर्सुएसिव दैट इन्हांस द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम बीच बीच में, समय के बीच में मतलब रुकते हैं, यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं और हम बीच बीच में रुकते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी स्पीच होती है वो ड्रामेटिक बनती है, यानी नाटकीय बनती है। ठीक है, एंड पर्सुएसिव यानी कि यकीन करने लायक बनती है, ठोस बनती है। दैट इन्हांस द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बढ़ाता है हमारी कम्युनिकेशन के इफेक्ट को। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं और अपने एक सेंटेंस को बोलने के बाद बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जब भी हम किसी से मतलब बात करते हैं तो जो हमारी बात होती है, हमारी स्पीच होती है, वो ड्रामेटिक बन जाती है और पर्सुएसिव बन जाती है, यानी यकीन करने लायक बन जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारी बातचीत होता है, उसका जो इफेक्ट होता है हमारे सुनने वाले पर, वो बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि हम ताकत और कमज़ोरी देखेंगे ओरल कम्युनिकेशंस की। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अलग अलग से करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में है, फर्स्ट पॉइंट है इसका फास्टर एंड स्पॉन्टेनियस। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जो है ये तेज़ी से होती है, एंड स्पॉन्टेनियस यानी कि तुरंत, स्वतः स्फूर्त यानी कि खुद में बहुत तेज़ है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। सेकंड है फीडबैक इंस्टेंट, यानी कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर है, इसके अंदर हमें तुरंत फीडबैक मिलता है। ठीक है, थर्ड है क्लैरिफिकेशन कैन बी आस्क्ड इमिडिएटली, यानी कि अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी बात से रिलेटेड कोई सफाई चाहिए, तो वो उसे तुरंत पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कैन बी यूज्ड विद नॉन वर्बल लैंग्वेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम किसी से ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नॉन वर्बल लैंग्वेज के साथ भी कर सकते हैं अपनी बातचीत को कहने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मुंह से बिना बोले अपने हाव भाव के ज़रिए, अपने इशारों के ज़रिए बात करें तो उसको नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो ये एक और इसका फ़ायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है किफ़ायती होती है और कम टाइम कंज्यूम करती है। ठीक है, किफ़ायती की होती है फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशन यानी जब हम किसी से मुंह से बोल के बात कर रहे हैं उसमें कौन सा हमारा खर्चा हो रहा है, नहीं ना। लेकिन अगर यहीं हम रिटर्न कम्युनिकेशन करने चले तो हमें पेपर, पेन, इंक वगैरह इन सब में पहले खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए किफ़ायती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बोलने में इतना टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो मदद करती है रिश्ते बनाने में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने में। इंटरपर्सनल का मतलब क्या हुआ, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिश्ते बनाए तो उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन उसमें भी हेल्प करती है। अब हम देखेंगे हमारी वीकनेसेस किसकी, ओरल कम्युनिकेशन की। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर रिटेंशन ऑफ मैसेजेस। यानी कि एक इसकी वीकनेस ये हो गई कि किसी को भी एक अच्छी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मैसेज को समझने के लिए या फिर उसको धारण करने के लिए। यानी कि अगर उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा जल्दी से और उसको हमेशा के लिए याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट वीकनेस है वो है कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयरफॉर डज नॉट हैव लीगल वैलिडिटी। यानी कि एक वीकनेस हमारी ये भी है ओरल कम्युनिकेशन की कि इसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको लिखा नहीं जा सकता एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इसको लिखा जा सकता है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब इसको मतलब कहते हैं ना
वॉइस रिकॉर्ड की जा सकती है या फिर कंप्यूटर की हेल्प से लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वैसे हैंड रिटन नहीं किया जा सकता है इसको। और इसीलिए जो है हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन होती है इसको लीगल वैलिडिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़। यानी कि क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि जो हम अपने आइडियाज़ हैं उनको कैसे दूसरों के आगे रख रहे हैं। तो ये सोचने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा सक्सेस डिपेंड्स ऑन लिसनिंग एंड अटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर। यानी कि जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है इसके सक्सेस होने की जो मतलब कि ये सक्सेस होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि जो हमारा लिसनर है यानी कि जो हमारे रिसीवर है, सुनने वाला है, वो कितने ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, वो सुन भी रहा है या फिर नहीं सुन रहा है। तो हमारे ओरल कम्युनिकेशन की सक्सेस रिसीवर पे डिपेंड करती है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा वन कैन डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या है, कोई भी एक टॉपिक से डाइवर्ट हो सकता है। यानी कि अगर किसी को ज़्यादा बता दिया जाए किसी भी टॉपिक के बारे में तो वो जो है उस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि भटक जाता है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए किसी को भी भटकाया जा सकता है किसी भी टॉपिक से। तो ये किसकी वीकनेस हो गई। तो हमने फ्रेंड्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो थी हमारी ओरल कम्युनिकेशन की वो भी पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा मोनोलॉग एंड डायलॉग, ठीक है। तो इसके अंदर हम मोनोलॉग और डायलॉग को पढ़ेंगे। A monologue is an oral conversation in which only one person convey his या her views, information, etc. यानी कि एक मोनोलॉग जो है ये एक ओरल कन्वर्सेशन है, यानी कि इसके अंदर मुंह से बोलकर बातचीत की जाती है मोनोलॉग के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर कि क्या होता है, ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही आदमी जो होता है वो अपने व्यूज़, अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है, यानी कि वही दूसरों के आगे अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरों के आगे रखता है, ठीक है, मोनोलॉग के अंदर। Because speaker has some privileged position which makes him or her to say things while others just listen to him। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, विशेष पोजीशन होती है उसकी कोई ऐसी जो कि उसको इस लायक बनाती है कि वो जो है अपनी बातों को कहे और दूसरे उसको सिर्फ सुने, ठीक है। तो मोनोलॉग में क्या होता है, एक ऐसा स्पीकर होता है, एक ऐसा बोलने वाला होता है जिसको इतना अधिकार होता है कि वो दूसरों के आगे जाके अपने विचारों को प्रकट करे और दूसरे उसको सिर्फ सुने, उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा इट मे ऑल्सो बी आ लॉन्ग वन साइडेड कन्वर्सेशन। तो ये कैसी हो सकती है, ये एक बहुत लंबी वन साइडेड कन्वर्सेशन भी हो सकती है। वन साइडेड कन्वर्सेशन यानी कि ऐसी बातचीत जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से बात हो रही हो, ठीक है, दूसरी तरफ से कोई ना जवाबदेही हो ना कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। तो दिस वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड, यानी कि जो हमारा वर्ड मोनोलॉग है, ये जो हमारा शब्द है मोनोलॉग, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक से हुई है, ठीक है। एंड इट मीन्स, जिसका कि मतलब होता है स्पीकिंग अलोन। हमारे मोनोलॉग जो शब्द होता है इसका मतलब होता है स्पीकिंग अलोन, यानी कि अकेले बोलना। तो मोनोलॉग जो हमारा शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक से हुई है और इसका मतलब होता है स्पीकिंग अलोन, अकेले बात करना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने मोनोलॉग का, ठीक है। थिंक अबाउट योर क्लासरूम, मतलब अपनी क्लासरूम के बारे में सोचो, आपके क्लासरूम की कोई सिचुएशन। व्हेन अ टीचर, जब कोई टीचर जो है एंटर करती क्लास में एंड गिव्स अ लेक्चर, और एक लेक्चर देती है किसी नए टॉपिक पे, ठीक है। व्हेन शी या ही, जो भी टीचर होता है, गिव अ लेक्चर देता है एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, और वहाँ पे बच्चों के लिए कोई जगह ही ना हो कि वो अपने क्वेश्चन जो है उनको पुटअप कर सके, उन्हें रख सके, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन होगी कि टीचर जो है क्लास में आया ना, उसने बच्चों से कुछ पूछा, ठीक है, और उसने सीधा आया अपने टॉपिक पे लेक्चर दिया और चला गया, ना बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा कि समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन हो गई ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया मोनोलॉग का, ठीक है, कि इसमें सिर्फ एक ही तरफ से बातचीत होती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टीचर ने बात की जितनी भी की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा इन द मोनोलॉग इट इज़ एसेंशियल दैट स्पीकर इज़ वेल प्रिपेयर्ड, लॉजिकल एंड लिसनर फ्रेंडली, अदरवाइज इट विल टेंड टू बी बोरिंग। यानी कि मोनोलॉग के अंदर क्या होता है, ये ज़रूरी है कि जो स्पीकर है वो वेल प्रिपेयर्ड हो, यानी कि वो अच्छे से तैयारी करके आए, लॉजिकल हो यानी कि तर्क के साथ बात करे, और लिसनर फ्रेंडली यानी कि जो सुनने वाले हैं उनके साथ फ्रेंडली हो, यानी कि उनको अच्छा लगे उसे सुन के, ठीक है। अदरवाइज, वरना क्या होगा कि वो जो पूरी बात कहेगा वो एक बहुत बोरिंग स्पीच में बदल जाएगी, ठीक है, यानी लोग जो है सब बोर हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
where two or more people take turns to put forward their point of views along with non-verbal cues to reach a conclusion. That communication, यानी कि जहाँ दो और दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने फॉरवर्ड यानी कि जो उनके विचार होते हैं उनको सामने रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी जो है वो अपने विचारों को सामने रख रहा है, नहीं, जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होते हैं वो एक दूसरे के सामने अपने विचारों को रख रहे हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं, यानी किसी निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है इज़ नोन एज डायलॉग। तो वो जो कम्युनिकेशन होती है वो डायलॉग कहलाती है। अभी फ्रेंड्स इससे पहले हमने पढ़ा था मोनोलॉग, कि मोनोलॉग के अंदर सिर्फ एक ही बंदा बात करता है, बाकी सब उसे सुनते हैं, और जो बात करता है उसको कोई ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वो कोई ऐसी पोजीशन पे होता है कि उसको ये हक होता है कि हाँ वो बोल सकता है और दूसरे सिर्फ उसे सुने। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा डायलॉग। डायलॉग के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो मतलब एक दूसरे के आगे अपने विचार रख सकते हैं, उनको रोक सकते हैं बीच में। ठीक है, और नॉन वर्बल क्यूज यानी कि वो जब बात करते हैं तो वो इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज के द्वारा बात कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो जो बातचीत होगी उसको डायलॉग कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है डायलॉग का। थिंक अबाउट अ क्लासरूम सिचुएशन। अपनी एक क्लासरूम सिचुएशन के बारे में सोचो। व्हेन टीचर एंटर्स द क्लास, जब टीचर जो है क्लास में एंटर करता है, एंड स्टार्ट्स अ टॉपिक, और एक टॉपिक को स्टार्ट करता है विद फ्यू जनरल क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स। और वो टॉपिक जब स्टार्ट करता है तो वो कुछ जनरल क्वेश्चंस रखता है स्टूडेंट्स के आगे। ठीक है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन एंड देन टीचर सम अप द डिस्कशन अलॉन्ग विद हिज या हर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उन क्वेश्चंस को, यानी अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, आंसर्स देते हैं। ठीक है, और जो टीचर होता है तब वो क्या करता है, जो भी बच्चों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, जो भी विचार बताए हैं, उनको अपने विचारों के साथ जोड़कर बच्चों के आगे रख देता है और एक निष्कर्ष पर निकलता है कि हाँ जो भी हम ये टॉपिक करने वाले हैं आपने ऐसे कहा तो ये ऐसे है। ठीक है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग। तो ये एक एग्जाम्पल है डायलॉग का। ठीक है, जिसके अंदर जो बात करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मतलब अपने एक दूसरे के आगे अपने विचारों को रख सके और एक साथ किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, तो वो जो हमारी पूरी कम्युनिकेशन हो गई तो डायलॉग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द डायलॉग ईच पार्टी हैव चांस टू पुट देयर थॉट्स फॉरवर्ड। यानी कि डायलॉग के अंदर क्या हो जाए, ईच पार्टी होती है, यानी हर एक जो बंदा होता है उसके पास चांस होता है कि वो जो अपने थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, उनको आगे रखे। यानी कि डायलॉग जो एक तरीका हो गया कम्युनिकेट करने का, इसके अंदर हर किसी को मौका मिलता है कि वो अपने विचारों को आगे रख सकते हैं। ठीक है, इन द डायलॉग स्पीकर इज नॉट ऑलवेज स्पीकर। यानी डायलॉग के अंदर क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो हमेशा स्पीकर नहीं रहता। ठीक है, बट स्पीकर फॉर अ वाइल एंड देन लेट द अदर्स पर्सन कम अप विद देयर आइडियाज, रिस्पॉन्सेज एट्सेट्रा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो कुछ समय के लिए रुकता है और दूसरों को उनके आइडियाज़ और रिस्पॉन्सेज को सामने रखने का मौका देता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, अगर देखो हम 4-5 लोग बैठे हैं। ठीक है, सोच लो फ्रेंड्स। ओके, तो मैं हूँ, मैंने किसी को कुछ समझाया। ठीक है, तो वो लोग अभी मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अब मैं रुकूंगी। ठीक है, अभी मैं स्पीकर थी लेकिन अब मैं रुककर किसी और को बोलने का मौका दे रही हूँ, तो अब मैं लिसनर बन गई, यानी कि उनको सुनने वाली बन गई। ठीक है, तो डायलॉग के अंदर क्या होता है, स्पीकर हमेशा स्पीकर नहीं रहता, वो लिसनर भी बनता है और रुक कर दूसरों को बोलने का, अपने विचारों को रखने का मौका देता है। ठीक है, डायलॉग इज अ डेमोक्रेटिक मीन्स टू कम टू अ कंक्लूजन। डायलॉग जो एक तरीका हो गया, ये एक जनतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक मतलब एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए जो है हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, जनतंत्रात्मक मतलब यानी कि फ्रेंड्स जिसमें जितने भी लोग हो उन सबकी राय की अहमियत हो। यानी कि अगर हम 5 लोग हैं, ठीक है, और 5 लोगों ने मिलकर जो एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक ने कह दे मैं तो यही मानूंगा तो यही मानूंगा। इसमें किसी एक की राय नहीं चलती, इसमें सबकी चलती है, जितने भी लोग होते हैं। इसलिए इसको एक जनतंत्रात्मक माध्यम भी बता दिया एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें सबकी राय की अहमियत होती है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने अपने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जिसके अंदर अगर
कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सोल से रिलेटेड या फिर अगर हमारी वीडियो आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।